जहाज के जहाज भर के ना विदेशा में जाकर दे डॉक्टर साहब। हाँ। ईब अमेरिका तो भरे जहाज हमारे हरियाणा में लैंड होने लग रहे हैं, जिसमें पंजाब के, यूपी के, पूरा भारत के जो पढ़नीय बालक जा रहे थे या फिर 2 नंबर के तरीके जो अमेरिका जा रहे थे, उन सबको वापस भेजने लगे। मेरे भाई ये अमेरिका तो नहीं हो रहे हैं। ये जैसे पंजाब में एक आंदोलन चल रहा था कुछ दिन पहले, लखा सिधाना ने एक ऑब्जेक्शन उठाया था कि यहाँ के लोकल लोगों का रोजगार जो छीनने के लिए प्रवासियों को यहाँ बुलाया जाता है, वो जो थोड़े दिहाड़ी पाने के लिए तैयार है। ऐसे ही सस्ते मजदूर जब तक अमेरिका को चाहिए थे, उन्होंने अपना आने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से भारत के अंदर भी ये हो रहा है, कनाडा के अंदर भी ये हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, और तमाम देशों के अंदर ये हो रहा है कि उस जहाँ से भी उनको गरीब लोग मिलते हैं जो थोड़े पैसे में मेहनत करने के लिए तैयार हैं, यानी मजदूर हैं, जो थोड़े सस्ते मजदूर हैं, वहां से वो बुलाए जा रहे थे। सारी दुनिया को प्रवासी बनाया जा रहा था। अब इनके पास 2 रास्ते बचते हैं, या तो हर एक को CAA और NRC जैसा कोई सर्टिफिकेट दे करके, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दे करके उनको प्रवासी साबित कर दिया जाए, शरणार्थी साबित कर दिया जाए, और उनका कोई अधिकार वहां पर बचे नहीं। अधिकार बचता है जो वहां का लोकल आदमी होता है। या दूसरा तरीका यह है कि जब वहां का लोकल आदमी इस बात के ऊपर गुस्सा करेगा कि तुमने हमारे रोजगार छीन लिए और तुमने हमारे आसपास के संसाधनों का दोहन कर दिया, तो फिर वहां लड़ाई बजेगी। तो उस वक्त लोकल वर्सेस प्रवासी की लड़ाई बजेगी। जैसे मान लो, जैसे महाराष्ट्र के अंदर एक बार हुआ था, बाल ठाकरे ने बिहार से आए हुए लोगों को, यूपी और बिहार से आए हुए लोगों को मराठी नॉन मराठी का नारा दे करके मराठी और नॉन मराठी के बीच जूत बजवाया था। इसी तरह से जाट नॉन जाट का हो गया, इसी तरह से हिंदू मुसलमान का हो गया, इसी तरह से यादव नॉन यादव का हो गया, इसी तरह राजपूत नॉन राजपूत का हो गया, इसी तरह सिख नॉन सिख का हो गया। तो ये जो प्रोपेगेंडाज हैं, इसी के माध्यम से, यानी इन प्रोपेगेंडाओं के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर केओस लाने की तैयारी चल रही है। इसमें 2-3 रास्ते होते हैं। जैसे अभी बेड़ियों में बंद करके, मतलब उनको हथकड़ियां पहना करके, अब क्या होगा कि जैसे नरेंद्र मोदी के जो समर्थक थे वो कहते थे डंका बज गया। अब उनको ये नहीं, वो डंका बजा असल में मोदी के पिछवाड़े पे ही बजा ना डंका, तो अगला यू बजाया डंका थारा क्यों? जो उनसे कोई कहा करते अमेरिका में डंका बज रहा है, वो अब बता रहे हैं कि जहां किसी टाइम पर वो एक IAS थी, वहां राजदूत थी कोई IFS, उसका वहां घरेलू नौकरानी के साथ कुछ पंगा था पहले। उस टाइम पे मनमोहन सरकार उस टाइम पे अड़गी थी कि अगर हमारे आदमियों को वहां परेशान करोगे ना, तो यहाँ दूतावास की जो सिक्योरिटी थी उसको ही हटा लिया गया था। वहां पे जो सप्लाई चेन थी उसको रोक दिया गया था, और उनने अमेरिका के उस विदेश मंत्री को माफी मांगनी पड़ी थी। उस टाइम की बात है। अच्छा, जिस टाइम मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते। लेकिन आज के टाइम पे सारे के सारे मौन होकर के देख रहे हैं, क्योंकि किसी मंत्री में, किसी MP में, किसी MLA में अकल तो है नहीं। पानी मार तो सारे के सारे टिकट लेकर जा रहे हैं, या पैसा देकर ना टिकट लेकर जा रहे हैं। अकल तो है नहीं कि देश की संप्रभुता क्या होती है और उसके लोगों का सम्मान क्या होता है। तो इस तरह से अब क्या होगा कि कुछ लोग इस बात को मुद्दा बनाएंगे, कुछ लोग इसके ऊपर उग्र हो जाएंगे, कुछ इस पे प्रदर्शन करेंगे, कुछ देश के अंदर, यानी किसी ना किसी मुद्दे के ऊपर देश भर के अंदर कहीं ना कहीं दंगे हो जाएं, ये ऐसा प्लान कर रहे हैं। उन दंगों की आड़ में नए नियम, नए सुरक्षा नियम और नई चीजें उनको लेके आनी है। कारण कोई भी हो, एक फेल हो जाएगा तो दूसरा हर चीज केवल और केवल गृह युद्ध करने के लिए या विश्व युद्ध करने के लिए हो रही है। ये योजनाबद्ध हो रही है, इसका प्लानिंग का हिस्सा है। इसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल है और इसके अंदर ट्रंप भी शामिल है। आप उस टाइम को याद करो जब वो कहते हैं मैं और ट्रंप तो तू तड़ाक से बात करते हैं। जब वो ये कह रहा था कि हम तो यार हैं, बिल्कुल जमा जिगरी जमा, एक गिलास की लस्सी पी रहे हैं, एक थाली में गोबर खा रहे हैं, वो तो बताया करता हो। तो उस टाइम का सीन क्यों नहीं याद करते आप? उस टाइम का अगर जी वो इतने तकड़े यार थे तो इबन की क्या लड़ाई बाज गई, इबन की मैच खोल ली थी ट्रंप ने। नहीं, इब ट्रंप ने उसकी मैच खोल ली थी भाई। ये थोड़ी है कि इब क्या लड़ाई है ट्रंप के साथ। ट्रंप मोदी का कोई खेल नहीं है भाई। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डिक्लेयर कर देगी, जो वो कहेगी कि तुमको ऐसा करना है, वो करना पड़ेगा। उधर से जो बयान उसको लिख के दिया जाएगा ट्रंप को, जो काम करने को ट्रंप को दिया जाएगा वो ट्रंप करेगा। और जो बयान जो है वो ये इसको नरेंद्र मोदी को कह दिया जाएगा, नरेंद्र मोदी देगा। जब पाकिस्तान वाले को बोला जाएगा, पाकिस्तान वाला देगा। जब किसी दूसरे स्टेट को कहने को बोला जाएगा तो वो देगा। मतलब इसमें ये बिल्कुल भी भूल जाओ कि इस काम को कोई इंडिया कर रहा है या पाकिस्तान कर रहा है या इसको कोई अमेरिका कर रहा है। अरे भाई, इंडिया किसको मानते हो आप?
ये ही सवाल बड़ा मतलब अजीब सा है कि आप ट्रंप के किसी बयान को अमेरिका का बयान मानते हो। वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उसने वो बयान उनसे पूछ के थोड़ी दिया है। जैसे मान लो अभी कल को आप जनता सरकार मोर्चा में बैठे हैं और मैं कोई बयान दे देता हूँ, वो जनता सरकार मोर्चा का बयान थोड़ी ना, वो तो मेरा बयान है। जनता सरकार मोर्चा का बयान तो वो माना जाएगा जो अब यहाँ बैठे हुए लोग, जितने भी मोर्चे में या जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे बैठ के सलाह मशवरा किया जाए, भाई ऐसा ऐसा मुद्दा आया है, इस मुद्दे के ऊपर मुझे कुछ मोर्चे को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी साथी को भेजना है, या मान लो तुम लोग मुझे अथोराइज करते हो बोलने के लिए, तो मैं उसके अंदर क्या बोलूं। इस तरह की बात करते समय तब हम ये लोग ये किया जा सकता है कि भाई हम क्या क्या बोला जाए इसके ऊपर, तो वो आधिकारिक बयान होता है। तो इस तरीके से ये विषय समझना जो है हमारी भूल है कि ये अमेरिका से जो आ रहे हैं, बाकी जो लोग यहाँ दुकान खोल के बैठे थे, जो विदेश में बेचते थे, उल्टे सीधे इतने पैसे दिखाने पड़ेंगे, ये सर्टिफिकेट, अभी तो आपको आइल्ट्स क्लियर करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा भेज देंगे। पहले तो इतने पीछे लगा करते, हम जो है थोड़े से पैसों में भेज देते हैं, कुछ लोग डंकी के रास्ते से भेजा करते थे। अब देखो, मैंने अगर आपको ध्यान हो कि मैं कई साल से आप लोगों के बीच में हूं और सबको बोल रहा हूं कि 2030 तक अपने बच्चों को विदेश भेजने के बारे में मत सोचो। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि 2030 तक अपने बच्चों को किसी कॉलेज में बाहर, मतलब पीजी के लिए भी मत भेजो, हॉस्टल के लिए भी मत भेजो, क्योंकि आप देख रहे हो कोटा के अंदर क्या हो रहा है। वहां से वहां बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चों के अंदर तनाव बहुत ज्यादा है। यही मुखर्जी नगर की हालत है। इसी तरह की हालात जो हैं वो लगभग हर पीजी के अंदर हैं। वहां सुविधाएं मिनिमम भी नहीं होती हैं, पूरी लाइट नहीं होती, पूरा प्रकाश, पूरी रोशनी, वो हवा का कोई इंतजाम नहीं होता। जब शरीर को धूप, हवा, पानी साफ, स्वच्छ, साफ नहीं मिलेगी और तरीके से नहीं मिलेगी, तो भाई वो शरीर बीमार होंगे, वो मानसिक रूप से तनाव में आएंगे और वो परेशानी में आएंगे। उसको रोकने का तरीका यह है कि बच्चों को कुदरत से, अपने गांव से, अपने परिवार से जोड़ने का एक मौका दीजिए। अगर आप ये मौका दे देते हैं तो आने वाले टाइम में शायद आपके बच्चे बच जाएं, वरना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो लोग ऐसे ही संधि दौड़ में दौड़ रहे हैं, उनको अखबार वाले, टेलीविजन वाले मैनिपुलेट करके कुछ भी साबित कर देंगे और बोल देंगे कि ये जो इसने किया अमेरिका ने, अब भारत भी अपना जवाब देना जानता है, अब भारत भी अपना जवाब देगा, भारत यहाँ उनके लोगों को निकालेगा। भारत में कौन है भाई उनका आदमी? उनका कोई नहीं है यहाँ पे। तो वो नाटक नौटंकी जो है उससे बाहर आइए और इस सरकारों की इस बकवासबाजी से बाहर निकलकर सवाल पूछिए। असली सवाल क्या है? पहला सवाल ये है, उनको ये देश छोड़कर जाने की जरूरत क्या पड़ी? और जो अपनी जमीन बेच कर गए हुए थे, कुछ लोग अपना जमीर भी बेच कर गए, कुछ लोगों ने उधार लेकर गए, कुछ कर्जा लेकर के गए। जिनका कर्जा नहीं चुकता होगा उसका कर्जा कौन चुकता करेगा? उसका कसूरवार कौन है कि उनको देश छोड़कर जाना पड़ रहा है? मतलब आपको अगर यहाँ मिनिमम मतलब एमिनिटीज भी अगर आप नहीं दे सकते अपने लोगों को, और इस बात के बारे में सुनिश्चित नहीं कर सकते कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं, तो फिर आप बताइए कि क्या सुनिश्चित कर सकते हैं? फिर आप क्या फाइनल कर सकते हैं? और यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं और अगर सब कुछ देश के लोगों को करना है, तो फिर देश के लोगों के टैक्स के पैसे से 8-8 हजार रुपए का एक दो प्लेन कैसे खरीद लेते हो आप? मतलब इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो कि आप इतने महंगे महंगे सूट पहन लेते हो? आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो कि रोज का करोड़ों रुपए अपनी सुरक्षा के ऊपर खर्च कर देते हो और पूरे देश को बर्बाद कर रहे हो और कह रहे हो 85 करोड़ लोग जो है भीख मांगने लायक भिखारी बना दिए तुमने 5 किलो अनाज के लिए, और तुम कहते हो कि देश तरक्की कर रहा है। सारी इकोनॉमी को चूज करके तुम या तो बैंकों में लेकर के जा रहे हो या 4-5 उद्योगपतियों के पास। तो देश के लोग जब गरीब होंगे तो उनके पास अपराध, नशा, देश छोड़ना और गुलामी करना, इसके अतिरिक्त तो रास्ता क्या बचेगा? तो देश को पूरी तरह से गुलाम करने की योजना सारी पॉलिटिकल पार्टियां के साथ मिलकर के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना रहा है, और इन चीजों को बताते हुए हमें बहुत अरसा हो गया है। अब आपके पास ज्यादा मौका है नहीं। जो हम कहा करते थे, अभी हम हर गांव से 10 लोगों की टीम तैयार करने के लिए टीम निकाल रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम इसके ऊपर अगले चरण में प्रवेश करेंगे और आप लोगों तक खबर देंगे। बाकी तब तक जो है अपने बच्चों, कोशिश कीजिए, अगर कोई अपने बच्चों को विदेश भेजने की तैयारी कर रहा है वो ना भेजिए। मतलब मैं यकीन मानिए उन वहाँ सर्वाइव करने के लिए आपको शरीरों में इंजेक्शंस लगाने पड़ेंगे, आपको ढेर सारी वैक्सीन्स लेनी पड़ेंगी, और उन वैक्सीन्स को लेने के बाद आप मतलब ये समझिए कि आपको वो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये भी बड़ा विषय है जिसके ऊपर हम लगातार बोल रहे हैं। बट
यदि आप अपने थोड़े से पैसों के लिए या किसी नौकरी के लिए या अपने थोड़े रुतबे के लिए कि मेरा बेटा विदेश में पढ़ता है, अगर आप इस चीज के लिए अपने बच्चों की जान को जोखिम में डालना चाहते हो तो मैं आपसे क्या कहूँ, फिर मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, फिर आपसे बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। बहुत अरसा हो गया है इन बातों पर बात करते हुए। आप सब लोग भी इन चीज़ों को समझेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और बच्चों को ना विदेश भेजिए, जिन्होंने भेजे हुए हैं समय रहते अपने वापस बुला लीजिए, वरना हो सकता है कि आने वाले वक्त में जब युद्ध हो तो आपके बच्चों की डेड बॉडीज भी आपको ना मिलें, जैसे कि कोरोना के काल में हुआ था। हॉस्पिटल्स वालों ने आपको उस चादर में लपेट करके खुद ही आग लगा दी थी। कई जगह तो अंतिम संस्कार भी नहीं हुए थे, तेल छिड़क करके आग लगाई गई थी। तो अगर भारत की संस्कृति को इस तरह से खत्म किया जाएगा तो यकीनन चारों तरफ चित्कार का माहौल बनेगा, जो देश दुनिया की शांति को भंग करेगा और आने वाली पीढ़ियों को गुलाम करने का काम करेगा।